बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सर्दी तो बढ़ गई है और बारिश भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हो रही है। ठंड बढ़ी है, लेकिन सियासी गर्मी जो है वो ठंड से भी ज़्यादा बढ़ गई है। आज जो वफाकी काबीना बनी में नई तब्दीलियाँ आई और शेख रशीद साहब को वज़ीर दाखिला बना दिया गया। ये 15वीं वजारत है उनकी, और ये 15वीं वजारत आलमोस्ट आप 29 सालों में ये उनकी 15वीं वजारत है। यानी हर पौने 2 साल बाद अगर एवरेज निकाली जाए तो वो वजीर बनते रहें। इस पे तो खैर अब किसी दिन बात करेंगे कि ऐसी उनमें क्या खूबी है कि जो हुकूमत आती है वो उनको चूम चूम के वजीर बनाती है। और शेख साहब के हवाले से तो बड़ा मशहूर वो चल रहा है, वायरल हुआ है, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा कि तुम्हें तो मैं अपना चपरासी भी ना बनाऊं, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि उनको वजीर दाखिला बनाना पड़ा और उनके ऊपर ही इतना एतमाद करना पड़ा। क्या इसको इस तरह भी लिया जा सकता है कि क्या कहीं फाइनल जंग की तैयारी तो नहीं हो रही? दोनों तरफ से जो है वो मोर्चाबंदी हो रही है। आज मरियम साहिबा ने और बिलावल साहब ने, दोनों ने ये कहा कि अब वो बातचीत का वक्त तो गुजर गया, और इस्टेब्लिशमेंट से कहा कि आप ज़रा साइड पे हो जाएं, तो उसी पासे हो जाएगा, आप ही देख लेंगे। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि वो जो जमहूरी रहनुमा हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से दरख्वास्तें करते हैं और उनसे कहते हैं कि ये आप साइड पे हो जाओ या हमारी तरफ हो जाओ, उनकी तरफ। और दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि जी जमहूरियत में इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए। फिर आज शेख रशीद साहब को जब वजीर दाखिला बनाया गया तो ऐसा महसूस हुआ कि पीटीआई ने भी अपनी सबबंदी कर ली है और आने वाले दिनों के लिए उन्हें एक तगड़ा मिनिस्टर चाहिए था। ब्रिगेडियर एजाज के हवाले से ये था कि अगर वो कुछ भी करते थे तो उन पर एक छाप थी कि कहीं और से उनको इंस्ट्रक्शन आती है। अब जो भी वजारत दाखिला करेगी वो टोटली पॉलिटिकल और इमरान खान की हुकूमत की जिसे कहते हैं ना कि जिम्मेदारी होगी। पहले भी खैर उन्हीं की थी। जमहूरी हुकूमतों में हुस्न ज़न से काम लेना चाहिए। हम हर चीज़ जो है इस्टेब्लिशमेंट पर डाल देते हैं, ऐसा भी नहीं है, और ना ही इस तरह होता है कि हर चीज़ इस्टेब्लिशमेंट कर रही होती है। क्या हम ये समझें कि जो लाहौर का जलसा है वो किसी तसादुम की तरफ जा रहा है? क्या ये समझा जाए कि जो एक जमहूरियत की बसात है वो एक दफ़ा फिर लपेटी जा सकती है? क्या ये समझा जाए कि खुद इस घर को, घर के चिरागों से आग लगनी है जमहूरियत को, उन लोगों से ही जमहूरियत पैक हो जाएगी जो जमहूरियत का दम भरते हैं सारी ज़िंदगी के लिए? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे जो भारत का एक भयानक मनफी चेहरा एक बार फिर सामने आया है और हैरान कौन है इस पे। और ये रिपोर्ट हमारी नहीं, हमने नहीं दी, हमारे इदारों ने नहीं बनाई, ये यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट है। और डिसइन्फो लैब के नाम से उनका एक इदारा है जो तहकीकात करता है कि सोशल मीडिया पे जो डिसइन्फॉर्मेशन चलती हैं वो उनके पीछे कौन होता है, किस तरह फैलाई जाती हैं, इसके ऊपर वो बात करता है। और उसने तो ऐसे होशरुबा इंकिशाफात किए हैं कि हमें एक मौका है हमारे लिए कि हम पूरी दुनिया को भारत का असल चेहरा एक दफ़ा फिर दिखा सकें और सिफारती सतह के ऊपर इस कार्ड को प्रॉपर तरीके से खेल सकें। इस पे आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी बात की और फिर यूसुफ मोई साहब ने भी इस पे गुफ्तगू की। ये आज के हमारे प्रोग्राम में हम दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एक बड़े आदमी के पोते, अल्लामा मशीह के पोते, बड़ा नाम था, और बर सगीर के जो चंद बड़े लोग अगर गिने चुने उंगलियों पे गिने जाएं तो उनमें अल्लामा मशीह साहब थे। लेकिन हामिद खान ने अपनी एक पहचान खुद बनाई है। हामिद खान हवाओं में तजिया करने वाले नौजवान नहीं है, बल्कि पढ़े लिखे, तालीम याफ्ता और हर चीज़ को छान फटक करने के बाद बोलने के मास्टर हैं। हामिद साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया भाई, ये शेख रशीद वाला क्या मामला, क्या समझते हैं क्या होने जा रहा है? सर, ये राना साहब बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरह शुरू में कहा ये बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो ये सियासी तौर पर नई सफबंदी है और इसमें जो 2-3 अहम बातें हैं। एक तो ये कि आपको याद होगा कि जब इलेक्शन हुए 2018 में तो शेख रशीद साहब ने इस ख्वाहिश का भी इजहार किया कि मैं चाहता हूं कि मुझे वजारत दाखिला दे दी जाए। और उस वक्त ये था कि उनको चौधरी निसार साहब नया वो हटे थे और वो बड़ी पावरफुल वजारत है, तो उस वक्त उनकी ख्वाहिश के बरक्स इमरान खान साहब ने नहीं दी। सो अब इमरान खान साहब ने जो शेख रशीद साहब को वजारत दाखिला दी है उसके 3 बड़े मकासद नजर आते हैं। एक तो ये कि देखें, पॉलिटिकल आदमी है, एक पॉलिटिकल कैरियर के साथ हैं और वो अपोजिशन को अपोजिशन की जुबान में जवाब दे सकते हैं। अपोजिशन को कोई अपना एज ए वजारत वजीर दाखिला अगर कोई एक्शन लेती है हुकूमत अमल दरामद के लिए
तो उसमें वो जिम्मेदारी उठाने वाले आदमी हैं। दूसरी बात ये कि आपको पता है कि एजाज शाह, बहुत सारे जो ब्रिगेडियर एजाज शाह हैं वो पीपल्स पार्टी के हवाले से और दूसरे हवाले से कुछ उनके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते थे। तो अब क्योंकि हुकूमत ने अपोजिशन के साथ मुकाबला करने की ठान ली है, तो इस हवाले से मेरा ख्याल है इमरान खान साहब का ये जो फैसला है ये बड़ा बेहतर है। साहब वैसे एक बात है कि आपने कहा चौधरी निसार की तरह, चौधरी निसार ने ते जड़ा इमरान खान का धरना सी उसमें तो बड़ा अजीबोगरीब काम किया था कि शेख रशीद साहब ये वाली कार्रवाई ना मुझे आप यकीन करें, मैंने तो एक जगह ये कहा है कि अब शेख रशीद साहब का टेस्ट शुरू होना है। वो जो हनीमून पीरियड था ना इमरान खान साहब के साथ, अब टेस्ट शुरू होना है। क्योंकि देखें बहसियत वजीर दाखिला IB आपके अंडर आ जाती है, बहुत सारे इदारे आपके अंडर आते हैं। हमने देखा रहमान मलिक हों या दूसरे वजीर दाखिला हों, जब हुकूमत जाती है तो बहसियत वजीर दाखिला बहुत सारे केसेस को फेस करना पड़ता है, इसलिए वजीर दाखिला का ओहदा बड़ी मोहतात होता है और इसी वजह से इस ओहदे के हामिल अक्सर वज़रा के इख्तिलाफात पैदा हुए हैं हमारे। अच्छा, हमें ये बताएं, ये क्या शेख साहब में कोई खास गिदड़ सिंगी है? खान साहब ने कहा मैं तन अपना चिपड़ा सीना बना हुआ और अल्लाह मुझे माफ करे कि अगर मैं शेख रशीद जैसा, फिर वो इस टाइम नाक का बाल है PTI की, क्या कुछ चक्कर क्या है ये? राणा साहब मैं आपको बताऊं, वो एक जगह पे मैंने फेसबुक पे पढ़ा, वो बड़ी अच्छी बात है उनका जी, इमरान खान साहब की जो सबसे बड़ी जो दुश्मन चीज है ना वो उनकी अपनी पुरानी वीडियोस है। इसका इससे अच्छा कोई जवाब नहीं। होता क्या है कि चूंकि अनफॉर्चुनेटली खान साहब का एक लंबा लॉन्ग स्टैंडिंग कैरियर एज ऑपोजिशन रहा और उस ऑपोजिशन में वो इन सबके ऑपोजिशन में रहे, तो इस हवाले से उन्होंने जिसके मुतालिक जो जो वो रिमार्क्स दिए हैं वो आज उनके सामने खान साहब ने मेरा ख्याल है अपने अलावा मेरा ख्याल सबके मतलब काफ लीग के चौधरी बरादरान के बारे में भी आपको पता है, जो बाकी जो साथ बैठे हुए हैं जो पार्टी मुस्लिम लीग नून छोड़ के आए हैं उनके बारे में, MQM के बारे में बताएं कि आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में? इतवार को PDM बड़ा शो कर पाएगी या नहीं? तसादुम के कितने फीसद इम्कानात हैं, क्या हो सकता है? देखें, शेख रशीद साहब ने आज 5 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने एक वाज़ेह और बरमला ऐलान किया है कि मैं 13 दिसंबर का जलसा होने दूंगा, बहसियत हुकूमत उसमें कोई रुकावट नहीं डालेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि ये पंजाब का मामला है। हाँ, पंजाब अच्छा, अब दूसरे एंड के ऊपर मैं यही कह रहा हूं कि वो जो कानून की अमलदारी और SOPs के हवाले से और पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से भी उन्होंने इशारा कर दिया। मकसद ये है, मेरा ख्याल है कि हुकूमत जिस तरह मुल्तान के जलसे में एकदम थोड़ा सा रुकावट डाली गई फिर करने दिया गया, इस बार हुकूमत ये इनको जलसा करने देगी, लेकिन कोशिश करेगी कि कम से कम वहां तक लोग पहुंचे या कुछ ऐसा मामला हो। लेकिन कन्फ्रंट्रेशन की तरफ हुकूमत अगर गई तो मेरा ख्याल यह है कि हुकूमत को ज्यादा नुकसान है, बजाय ये कि कन्फ्रंट्रेशन करें उससे बेहतर है कि इनको ये जलसा करने दें। और इससे भी इनकार नहीं है कि पिछले 10 दिनों में मरियम नवाज साहिबा ने जिस तरह लाहौर में रैलियां कर करके कारकुनों को चार्ज किया हुआ है, और ये मैं समझता हूं जान पड़ गई है नून लीग में दोबारा से। ये तो मरियम नवाज को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक मुर्दा घोड़े में फिर से जान। मैं यही कह रहा हूं कि एट वन टाइम जिसको कहते हैं ना कि ऐसे लग रहा था जैसे अब मुस्लिम लीग जो है वो वाकई दीवार से लग गई है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अरेस्ट हैं, नवाज शरीफ साहब जा चुके हैं, मरियम नवाज खामोश हैं। उस सारी सिचुएशन के मुकाबले में आज आप मुस्लिम लीग नवाज को देखें तो वाकई आप ठीक कह रहे हैं कि एक मुर्दा घोड़े में जान डाल। अच्छा, देखिए मरियम की जो एक खूबी और भी है कि वो जो नैरेटिव हुकूमत ने डेवलप किया था कि ये चोर हैं और अब वो भी दबसा गया है। फिर दूसरा चीज आप अगर देखें तो आपको महसूस होगा कि नवाज शरीफ की बीमारी पे कोई बात नहीं कर रहा। जो बहुत बड़ा इशू है कि नवाज शरीफ को तो जिस तरह भेजा गया था वो तो बड़ा एक खौफनाक था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, और वही नवाज शरीफ अब माशाल्लाह दौड़ते फिर रहे। और मरियम ने ऐसी मीडिया कैंपेन चलाई कि ये दोनों चीजें जो हैं दब के रह गई। अच्छा, मैं आपको बताऊं राणा साहब, इसके अंदर आप देखें तो नवाज शरीफ साहब की एक खूबी जो थी वो थी क्राउड पुलर की। वो शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में बहुत अच्छा क्राउड पुलर है, और यही चीज अब हमें मरियम नवाज साहिबा में नजर आई है कि शी हैज बिकम अ क्राउड पुलर फॉर मुस्लिम लीग नवाज। और इसी वजह से हुकूमत और जो बाकी चीजें हैं वो थोड़ा सा बैकफुट पे गए हैं, और इसका फायदा, भरपूर फायदा जो है वो मरियम नवाज उठा रही है। लेकिन वो मैं ये समझता हूं कि ये 13 दिसंबर का जलसा जो है ये बड़ा फाइनल राउंड है। इसके अंदर ये देखना है कि आगे की हिकमत अमली क्या होती है, तकरीरें क्या होती है। हामिद हमें ज्वाइन किया है तजिया निगार और एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं डॉक्टर जैन भट्टी साहब ने। जैन साहब अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा जैन साहब, क्या देख रहे हैं? इतवार का जलसा कैसा नजर आ रहा है? आप अब बहुत अरसे से इन सियासी जमातों को वॉच कर रहे हैं, तो क्या महसूस करते हैं, क्या हो सकता है? देखें जी, जिस तरह मरियम नवाज साहिबा कल लाहौर में निकली हैं और क्राउड चार्ज था, उससे तो ये लगता है कि लाहौर संडे को भरपूर शिरकत करेगा। और चूंकि इस टाइम पब्लिक की नब्ज के ऊपर मरियम नवाज का हाथ है और जिन इश्यूज के ऊपर वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रही हैं, और जिस तरह वो लाहौर के अंदर जो है मुख्तलिफ हलकों का इंतखाबी हल्के NA 130, ख्वाजा साद रफीक साहब वाला हल्का, इनमें जब वो गई हैं, क्राउड जिस तरह निकला है, उससे तो ये लगता है कि मीनार पाकिस्तान का जो जलसागाह है वो भर जाएगा। अच्छा ठीक है, भर जाएगा। आप समझते हैं कि हुकूमत भरने देगी? उसमें जी डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी क्या है इसको सारा मैनेज करने की, या किस तरह इसको हैंडल करेगी। इनके जलसे को कोई रुकावटें खड़ी करेगी, या इनके कारकुनान की पकड़ दकड़ शुरू करेगी, या कारकुन और जो टिकट होल्डर्स हैं या जो MNAs MPAs हैं इनको नजरबंद करेगी, या इनको प्रेशराइज करेगी। अब तो दिन एक रह गया डॉक्टर जैन, अब तो दिन एक रह गया जो अगर हुकूमत आज अता तारड़ साहब ने अभी चंद मिनट पहले अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि हमारे जो कारकुनान हैं उनकी पकड़ दकड़ शुरू हो चुकी है, और कुछ जो एक्टिव इनके पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनको घरों में नजरबंद करने का सिलसिला भी शुरू हुआ है। और उन्होंने इसके बारे से एक मुज़म्मती वीडियो पैगाम भी जारी किया है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि हम फिर जबरदस्त जो है वो मुज़ाहमत करेंगे इस हवाले। अच्छा डॉक्टर जैन, क्या समझते हैं कि क्या इन सारी एक्टिविटीज से जमहूरियत को कोई खतरा है? कोई ऐसी आज बिलावल ने भी कहा है कि हम ये नहीं चाहते कि कोई तीसरी कुव्वत जो है वो जंप इन करे, तो क्या लगता है कि कोई तीसरी कुव्वत को मौका मिल सकता है? कुछ इस तरह के हालात हैं? देखें जी, 2014 में जब खान साहब ने भी लॉन्ग मार्च का आगाज किया, उस टाइम भी ये था कि सिस्टम लपेट दिया जाएगा, जमहूरियत की बिसात जो है वो लपेट दी जाएगी, कोई तीसरी कुव्वत आ जाएगी या मार्शल लॉ लग जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह अब ये जो PDM का 11 जमाती इत्तेहाद है, इनका जो मेन इशू है वो है कि वो इमरान खान को एक टफ टाइम दे रहे हैं ऑल ओवर द कंट्री। जिस तरह चारों सूबों के अंदर इन्होंने मुख्तलिफ शहरों में जलसों का इनेकाद किया, और आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने 27 दिसंबर के लाड़काना के जलसे की जो है वो दावत दी है मोहतरमा मरियम नवाज को बीबी शहीद की बरसी के हवाले से। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पार्टीज हैं इनकी एक जद्दोजहद एक मेच्योर फुटिंग्स के ऊपर, और पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं इनके बड़े जो हैं वो ट्रेंड और बड़े तजर्बाकार हैं, और इस हवाले से जो इमरान खान साहब हैं और जो इनकी टीम है उनमें कुछ ऐसे नौजवान या कुछ ऐसे वजीर हैं कि जो मुल्क की सियासी तारीख से पूरी तरह वाकिफ भी नहीं है, और कोई इतना अच्छा मेच्योरिटी का सबूत देते हुए कोई तजर्बा भी नहीं रखते। तो खान साहब को एक तो अपनी टीम को दोबारा से रिवाइव और रिवाइज करने की जरूरत है। कुछ इलेक्टेड लोगों को कभी वो अपनी कैबिनेट में शामिल करें, वो लोग जो ग्राउंड रियलिटी के ऊपर हलकों में आवाम को फेस करते हैं, पब्लिक की जो बेसिक मसाइल हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, जिनका जो है उन्हें लोगों के मसाइल हल करने के लिए अपने हलकों में जाना पड़ता है, जो हजारों या लाखों वोट लेते हैं, वो इनकी कैबिनेट से बाहर हैं, और सिलेक्टेड लोग ज्यादा हैं कि जिनको बिल्कुल भी आम आटे दाल का भाव मालूम। बिल्कुल ठीक जैन साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत आपने हमसे गुफ्तगू की। क्यों हामिद साहब, जैन साहब का ये कहना है कि इमरान खान को कुछ अपनी टीम में भी चेंजेस करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि आज जो चेंजेस हुई हैं ये इस बात का अंदिया है कि इमरान खान ने थोड़ी सी चेंजेस की हैं। इससे इनकार नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जो असल नजरियाती कारकुन था तहरीक इंसाफ का वो पीछे हट गया, और जो सारी कैबिनेट है उसके अंदर एक खास लोगों का गिरोह। अच्छा हमें साहब ये बताएं,
ये तो शो ऐसा लग रहा है कि अब सारा कुछ मरियम का बन गया, तो अब पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? ऐसे ही है। मैं आपको बताऊं, देखें जितना अच्छा रिस्पांस पीपल्स पार्टी को मुल्तान जलसे में आसवा भुट्टो की तकरीर से मिला, मेरा ख्याल ये था कि जो लाहौर है वहां पर भी ये आसवा भुट्टो को लाएंगे और उनसे तकरीर कराएंगे। लेकिन फिर कुछ इतलात ये भी आ रही हैं कि उसके अंदर मुस्लिम लीग और मरियम नवाज के अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी नजर आए कि शायद वो ऑब्वियसली मुस्लिम लीग का गढ़ है लाहौर, और अब वो सारा जलसा जो है वो अपने जोर पे करना चाह रहे हैं। जिस तरह गुजरावाला का जलसा किया गया तो वो भी मुस्लिम लीग का पावर शो था एक्चुअली। तो सारे जो कराची का पीपल्स पार्टी का पावर शो, तो लाहौर में इससे आप इनकार नहीं है कि पीपल्स पार्टी का वोटर अभी भी है। और पिछले 6-7 माह में बिलावल भुट्टो ने और फिर ये आसवा भुट्टो की एक्टिविटीज ने उनको थोड़ा सा अवेक किया है। ठीक है। तो क्या आप ये समझते हैं कि इस सारी गेम को कैश करने के हवाले से पीपल्स पार्टी और नून लीग में कहीं खामोश एक कशमकश है? बिल्कुल आएगी राना साहब। देखिए, ये पीडीएम एक नुकाती एजेंडे पे इत्तेहाद बना हुआ है कि जी हुकूमत गिरानी है। आप देखिएगा कि अगर हुकूमत जब भी खत्म होती है, इलेक्शन आते हैं, इन्होंने अपने अपने हलकों में एक दूसरे के मुखालिफ भी खड़े होने का इम्कान है। देखिए, पीपल्स पार्टी सिंध में मुस्लिम लीग को कोई पेनिट्रेशन देने की हामी नहीं है, ना देगी। इसी तरह पंजाब में जहां जहां मुस्लिम लीग नवाज है या जहां जहां मुस्लिम लीग नवाज की एग्जिस्टेंस है, वो पीपल्स पार्टी को वहां जगह नहीं दोबारा बनाने देगी। ये एक हकीकत है। और आइंदा आने वाले दिनों में हम ये देख सकते हैं कि इनकी पॉलिटिकल जो राइवलरी है वो भी कहीं ना कहीं नजर आएगी इलेक्शन की हद तक। मरियम जो है वो आसफा से थोड़ा सा खौफजदा है। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि और ये जेन्युइन है। इसकी वजह देखिए, एक क्राउड पुलिंग ही आपकी होती है सबसे बड़ी। और बेनजीर बीबी शहीद की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी इस चीज से बहुत बुरी तरह लैग कर रही थी। और मैं ये समझता हूं कि बिलावल, आपका मतलब बिलावल वो कमी पूरी नहीं कर सके बीबी की? बिलावल ने कोशिश की है, मैं नहीं कहूंगा, उन्होंने बड़ी रिकवरी की है राना साहब। तो आसफा में पोटेंशियल है? आसफा में कुछ आप समझ लें कुछ ज्यादा पोटेंशियल नजर आया है। और पब्लिक को वो जो उसकी वो बेनजीर से बीबी की झलक जो है, झलक है, जो उनकी छवि है ना, उसने उसको बड़ा ज्यादा एक इमोशनल एक्सप्लॉइट किया है। और मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी आइंदा इलेक्शन में हर सूरत जो आसवा भुट्टो है उनको सिंध असेंबली में भी लाएगी और पीपल्स पार्टी आसवा भुट्टो प्रैक्टिकल सियासत करेंगी। बख्तावर ने तो पहले दिन से ऐलान किया था कि वो ना सियासत समझती हैं ना वो करेंगी। 12-15 साल पुराना बेनजीर भुट्टो का आप एक इंटरव्यू देखें तो उन्होंने भी उसमें बिलावल और आसफा पे उम्मीद जाहिर की थी, बख्तावर पे नहीं की थी। तो इस हवाले से जो आसफा है उनके अंदर पोटेंशियल है और मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी उसको यूज करेगी। अच्छा, ठीक है। अब ये बताइए कि अगर फर्ज करें कि लाहौर का जलसा होता है और कामयाब हो जाता है, तो क्या फिर ये समझा जाए कि फिर इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई होगी, यलगार होगी और सारा कुछ हो जाएगा? मैं समझता हूं कि इस मामले में मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी दोनों अपने पत्ते एहतियात से खेलना चाहेंगे। देखिए, मुस्लिम लीग के पास आप टेक्निकल जुबान में कहें तो दे हैव नथिंग टू लूज, ठीक है। उनके पास देखें जितने जो उनके बड़े लीडर तहरीक चला रहे हैं उनमें से कोई असेंबलियों में नहीं है, या जेल में है, या मरियम बीबी इधर है, नवाज शरीफ उधर है। दूसरी बात यह है कि इधर जो पीपल्स पार्टी की तरफ देखें तो वो सिंध में पूरी हुकूमत इंजॉय कर रहे हैं। कराची में बल्दियाती इंतखाबात में यानी मतलब लोकल जो गवर्नमेंट्स हैं वो खत्म हो गई हैं, तो कराची पूरा भी एडमिनिस्ट्रेटिवली सिंध हुकूमत के अंडर चला गया हुआ है। सेनेट में भी पीपल्स पार्टी भी है, बलूचिस्तान में भी है, आइंदा उनकी सीटें बननी है। तो इस हवाले से पीपल्स पार्टी बहरहाल महफूज सेफ गेम चाहती है। अब गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में भी बहरहाल उन्होंने गेन तो की है। बिल्कुल, आपने देखा उन्होंने गेन किया, उन्होंने पॉपुलैरिटी गेन की, उन्होंने सीटें गेन की, उन्होंने वहां प्रोटेस्ट किए, उन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस दिखाई। वो ये पीपल्स पार्टी मेरा ख्याल है कि किसी सूरत भी इस्तीफों की तरफ नहीं जाएगी। पीपल्स पार्टी एक हद से ज्यादा कन्फ्रंट्रेशन की सियासत नहीं करेगी, बल्कि क्योंकि वो ये नहीं चाहेगी कि किसी भी तरह सिस्टम डिरेल हो जाए। यानी आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी? मेरा ख्याल है नहीं देगी, और देगी तो मेरा ख्याल है कि वो मुश्किल फैसला होगा उनके लिए। अच्छा, हामिद साहब एक बात बताएं, क्या आप समझ रहे हैं कि इस वक्त जो खलीफे हैं ये उनकी उंगलियां चल रही हैं और आगे पपेट हैं जो एक्टिंग कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी में बिलावल कर रहे हैं, यहाँ पे मरियम कर रही हैं, और असल सियासत इस वक्त नवाज शरीफ और जरदारी कर रहे हैं पाकिस्तान में?
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इससे कोई इनकार नहीं कि जरदारी साहब अपने जिसको कहते हैं पत्ते बड़ी एहतियात से चल रहे हैं। गो कि जरदारी साहब की सेहत के बारे में इतलात आती रहती हैं, लेकिन जरदारी साहब मतलब अपनी जिसको कहते हैं ना आखिरी हद तक अपने जो जानशीन है उनको तैयार कर रहे हैं और पॉलिटिकल उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ नवाज शरीफ जो हैं वो जो एग्रेशन है, वो जो उनका गुस्सा है, उनको लगता है कि वो सारा एग्रेशन अपनी वो वीडियो लिंक और दूसरा ये कि मरियम बीबी के थ्रू कारकुनों तक पहुंचाना चाहते हैं और वो उसके अंदर मरियम बीबी को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और उनको मियां शहबाज शरीफ साहब से या हमजा शहबाज से उस तरह की सपोर्ट नहीं मिल रही थी। वो पंजाबी में कहते हैं ना, खेडांगे ना खिडावांगे तो विच पसूड़ी पावांगे। आप समझ रहे हैं कि इमरान वो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस सिस्टम को डिरेल करना चाह रहे हैं। फर्क नहीं पड़ता, उनका कुछ ऐसा इस वक्त आप समझ लें फ्रेम ऑफ माइंड है कि उनको ये लग रहा है कि जी मैं जो हूँ कुछ भी कर सकता हूँ और मैं अब जो है वो सिस्टम से ज्यादा वो अपनी जाती सियासत पे उतर आए। अच्छा, लेकिन एक बात तो है ना कि नवाज शरीफ साहब ने ये साबित कर दिया कि वो हम कहते थे किसी दौर में कि आसिफ अली जरदारी पाकिस्तानी सियासत के PhD हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तानी सियासत के निसाब लिखने वाले हैं। उन्होंने जब चाहा जैसा चाहा वैसा किया। 3 बार वजीर आजम भी रहे, फिर वो जद्दा भी चले गए, 10 साल वहाँ गुजार के भी आ गए। फिर इमरान खान आया, इमरान खान कहता रहा जी मैं तो NRO नहीं दूंगा, मैं तो यूं नहीं करूंगा, और नवाज शरीफ तोड़ के पिंजरा एक न एक दिन पंछी ने उड़ जाना है, वो उड़ के बाहर चले गए। उसके बाद ये कहा जा रहा था कि जी नवाज शरीफ का ख्वाबमोश मुआहदा हो गया कि वो कुछ नहीं करेंगे और वो इसीलिए बाहर भेजा गया। नवाज शरीफ ने बाहर बैठ के एक ऐसी सियासत जमाई, उनके 3-4 बयानात और तकरीरों ने पाकिस्तान की सियासत में आग लगा दी, और आज हुकूमत जो है वो भी बैकफुट पे, इस्टेब्लिशमेंट भी बैकफुट पे। तो क्या ये कहा जाए कि ये नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान की सियासत के किंग हैं, डॉन हैं, और पाकिस्तान की सियासत का निसाब लिखने वाले, वो जो जब चाहे जो चाहे जैसे चाहे कर सकते हैं। राना साहब आपकी बात काफी हद तक दुरुस्त है, सिर्फ इसके अंदर एक चीज की मैं तब्दीली चाहूंगा या मैं अपने ख्याल में कहूंगा, वो ये कि असल में ये हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब कामयाबी से हर बार एस्टेब्लिशमेंट को यकीन दिलाने में कामयाब हो जाते हैं कि इस बार जो वो एग्रीमेंट करके जा रहे हैं वो उस पर अमल पैरा होंगे। अच्छा, मेरा ख्याल ये है कि जैसे वो 10 साल का एग्रीमेंट था, उसका जो शुरू हुआ, उसके बाद जब वापस आए क्या हुआ, फिर उसके बाद अभी जो 2 बार गए फिर आए, मेरा ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक बात जो है वो पनप चुकी है या समझ चुकी है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में कुछ और कहते हैं और जैसे ही वो बाहर जाते हैं ना सिर्फ वो भूल जाते हैं बल्कि वो वाकई वो फिर उसको मास्टर्स कंट्रोल लेना चाहते हैं, और उन्होंने ये किया है और साबित भी किया उन्होंने बाहर बैठ के लंदन से वज़ीर आज़म नहीं अब लंदन से बैठ के उन्होंने पाकिस्तान की सियासत को उल्ट पुल्ट करके रख दिया। और इससे इनकार नहीं है कि आज मैं मतलब या हम सबको पता है कि जी इदारे ये चाहते हैं कि किसी भी तरह नवाज शरीफ साहब को एक हद तक आगे बढ़ने से रोका जाए, तकरीरों के हवाले से जो वो कुछ नैरेटिव बना रहे हैं उसके अंदर नैरेटिव तो बना लिया उन्होंने बाकायदा। ये कि वो जो 2 रुखी उन्होंने जंग छेड़ी है, वो चाह रहे हैं कि एक रुखी कर लें हुकूमत और वजीर आजम के खिलाफ वो चलें, बाकी इतनी जंग ना करें, ताकि ये कि क्योंकि वो 3 बार के साबिक वजीर आजम है राना साहब, वो जो कहेंगे पूरी दुनिया उसको सुनेगी, पूरी दुनिया उस पर कान भी धरेगी और उस पर अपना नतीजा निकालेगी। हमने देखा कि उनकी गुजरांवाला तकरीर का जो रिएक्शन था वो पूरी दुनिया से इंडिया के मीडिया ने तो बहुत उठाया कैश किया। बाकी हमारे दुश्मनों ने उसको अपने मैं नहीं कहूंगा कि वो तकरीर किस तरह की थी, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हर मुल्क ने उसमें से अपने मतलब का जो है वो मानी निकाले। तो इस हवाले से हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है या हमारे जो मुक्तदर हल्के हैं वो हर हालत में मुल्क की खैर खाई चाहते होते हैं। मकसद सिर्फ मुल्क में डिस्टेबलाइजेशन नहीं है, ना होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि कोई किसी भी शख्सियत या किसी भी किरदार को किसी भी हालत में दुश्मन के नैरेटिव के लिए हौसला अफजा नहीं होना चाहिए। नहीं, आप ये यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो भी बयानात दिए उससे दुश्मन को फायदा हुआ, दुश्मन ने फायदा उठाया ना। मतलब आप देखिए, जब भी
मुल्क के इंटीरियर मैटर्स, और एक हम आप उसको एस्टेब्लिशमेंट का नाम ले लें, आप उसको रेड लाइन का नाम ले लें, जब उनकी आप पॉलिटिक्स को उनको पॉलिटिक्स में ड्रैग करेंगे तो आप हम खा दुश्मन को अपने पर उंगली उठाने का मौका देंगे। और यही हमने देखा कि इंडिया ने उसको किस तरह हाइप दी, किस तरह उस पर बातें की गई। तो इस हवाले से मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में भी बहुत सारे हल्के हैं जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के इस हद तक जाने को पसंद नहीं किया। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे कि भारत ने जो एक साइबर जंग शुरू की है वो कहाँ तक पहुंची और उसका जो चेहरा बेनकाब हुआ है, पाकिस्तान उसको प्रॉपरली एक्सप्लॉइट कर पाएगा या नहीं पाएगा, और उसका पाकिस्तान को अब तक नुकसान कितना हो गया, इस पर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक पाकिस्तान एक अरसे से पूरी दुनिया में चीख रहा है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ चारों तरफ से उसने प्रोपेगेंडा, बल्कि जहरीला प्रोपेगेंडा का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। हाइब्रिड वार जो है वो तो एक अरसे से हम इस पे बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर भारत ने पाकिस्तान के अंदर अब जो कल लाहौर से 5 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं, उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि उनको राह की सपोर्ट थी, पैसे वैसे राह ने दिए, ट्रेनिंग जो है वो अफगानिस्तान में कराई गई और पाकिस्तानी एजेंसियों ने खैर अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें ऐन मौके पे पकड़ लिया, कुछ भी हो सकता था। फिर भारत ने जो अब ताज़ा तरीन जो आया है, यूरोपीय यूनियन की डिसइंफो लैब है जो तहकीकात करती है डिसइंफॉर्मेशन के हवाले से, उसने जब तहकीकात की तो दुनिया हैरान होकर रह गई कि इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फ्रॉड भारत कर रहा है। और आप अंदाज़ा करें कि तकरीबन कुछ 750 जाली मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके ज़रिए भारत जो है वो एक जहरीला प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के हवाले से करता है। फिर उसके बाद ऐसे लोग जो मर चुके हैं वो अभी तक उनमें जिंदा हैं और वो टूल के तौर पे उन्हें भारत उनके नाम इस्तेमाल कर रहा होता। खुद यूरोप के कुछ मिनिस्टर्स हैं, कुछ अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक अहलकार हैं जिनके नाम से ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस चलती हैं। और बदकिस्मती से कि इसमें कुछ पाकिस्तानी लोग भी शामिल हैं और कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो पाकिस्तानी हुकूमत का बहुत अहम तरीन माजी में हिस्सा रहे और वो भी इसके साथ शामिल है। ये इतनी भयानक और गंदी और डर्टी भारत की गेम है। ये तो खैर पकड़ी गई और वो शुक्रिया यूरोपीय यूनियन के डिसइंफो लैब वालों का जिन्होंने पकड़ लिया। हम तो हाथ पे हाथ धरे बैठे थे, हमें तो यही नहीं पता था कि इतना बड़ा नेटवर्क पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है। तो इस पे बात करेंगे हम सब। क्या पाकिस्तान को पता ही नहीं चला? ये तो शुक्रिया यूरोप ने हमें बताया है। नहीं सारान साहब, मैं इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहूँगा। देखिए, बात यह है कि जो हम 5th जनरेशन वॉर कहते हैं या हाइब्रिड वॉर कहते हैं, उसमें एग्जैक्टली यही होता है और यही जो है वो दुश्मन का नैरेटिव होता है, यही दुश्मन की चाल होती है। 2005 में कांग्रेस की गवर्नमेंट है। हम जो कहते हैं जी कि बीजेपी आज हिंदुत्वा आइडियोलॉजी के साथ आ गई है, हिंदुत्वा आइडियोलॉजी और मोदी ही सिर्फ पाकिस्तान का दुश्मन है, नहीं। हिंदुस्तान ने 70 साल से हमें कबूल नहीं किया, ना ही हमें अपना कभी हमारे वजूद को आप सब ब्रिगेडियर गजनफर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी वेलकम टू द शो सर। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है गजनफर साहब? अल्लाह का शुक्र जी, काइंड ऑफ यू। अच्छा सर, बात हो रही थी, आपको तो पता है, यू आर एन एक्सपर्ट इस हवाले से। ये जो यूरोपीय यूनियन की डिसइंफो लैब है जो उसने इंकिशाफात किए हैं, आप किस नजर से देखते हैं? ये तो बहुत बड़ा एक स्कैंडल है इंटरनेशनल लेवल का। बहुत बहुत शुक्रिया इसाराना साहब। ये अगर तो इस स्कैंडल की तारीख में मैं जानना चाहूँ तो आपको मैं बहुत सारे पूरे प्रोग्राम में ऐसे नाम गिना सकता हूँ। तो सिर्फ यही स्कैंडल नहीं बल्कि भारत के बाहर जासूसी के इल्जाम में बेताशा उनके ऐसे कारिंदे और करीबे पकड़े गए हैं जिनको जेल भी हुई है, जिनको मुल्क बदल भी किया गया। अभी रिसेंटली आपकी याददाश्त में होगा, जर्मनी में एक कपल पकड़ा गया था जो कश्मीरियों पे और सिखों के ऊपर एस्पेनॉज कर रहा था
और उनको बाकायदा वहां पे सजा हुई है। इसके बाद एक हयात नूरुद्दीन नाम का एक इंडियन ओरिजिन का ब्रिटिश एजेंट जो है वो बरतानिया में पकड़ा गया, कलभूषण पाकिस्तान में पकड़ा गया, उसका पूरा नेटवर्क पड़ गया। कल सीसीडी ने एक शादरा में एक नेटवर्क पकड़ा। इसके साथ साथ जो ये जो इंफॉर्मेशन जिस स्कैंडल का आप जिक्र कर रहे हैं, ये कोई बुनियादी तौर पर 5-6 साल पहले आया था। अब बात यह है, इसके साथ साथ ही अगर आप देखें अभी एक और चीज आई है जो शायद आपकी नजर से नहीं गुजरी, उसको भी देखिएगा। अमेरिका के अंदर एक नेटवर्क अपना इंकशाफ हुआ है, और वो नेटवर्क की जितनी साइट्स हैं वो इंडिया से ऑपरेट होती थी। और वो क्या करते थे, वो इमिग्रेशन के नाम पे लोगों का, चूंकि ट्रंप ने जब इमिग्रेशन का मामला शुरू किया और लोगों को इमिग्रेंट को कहा था कि बाहर भेजेंगे, फिर जॉब्स लोगों के खत्म हुए, तो वो उनको इमिग्रेशन के नाम पे, जॉब्स के नाम पे, डिपोर्टेशन के नाम पे पैसा बना रहे थे, और वो लोगों को बाकायदा रिंग करते थे, उनसे डॉलर में पैसा मांगते थे। ये नेटवर्क आया है, अभी आप इस पर भी रिसर्च कर लीजिएगा। उसके लिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है गालिबन वॉशिंगटन में, उन्होंने तमाम की तमाम इस डिटेल, अमेरिकन ने इस डिटेल रैकेट की डिटेल्स आश्कारा की हैं। बात यहाँ पे जो इशरार साहब बात वो है कि आपने कहा कि शुक्रिया यूरोपियन यूनियन का, वाकई शुक्रिया, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में आप जाएंगे, थोड़ा सा इसको करेंगे, तो इसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से मौजूद थी, दो इस डिटेल में नहीं, और उनको गवर्नमेंट को मुख्तलिफ मौके के ऊपर उसकी लिस्ट गवर्नमेंट को प्रोवाइड की गई थी। अब जैसे मैं किस गवर्नमेंट को, गजनफर भाई, किस गवर्नमेंट को प्रोवाइड की गई? दोनों सक्सेसिव गवर्नमेंट जो पिछली गई हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट गई हैं, उनको बार बार फीड किया जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ ये साजिशें हो रही है। और इसकी बहुत बड़ी मिसाल आपके सामने मैं रख देता हूँ, आप उसको खुद एनालाइज करें, बल्कि मुझे कहें कि मैं किसी को ब्लेम कर रहा हूँ। जब जिस वक्त अपना आर्मी एपीएस का वाकया हुआ था और आपके बच्चों को शहीद किया गया था, उस वक्त जितने एविडेंस थे, वो उस तमाम के तमाम एविडेंस जो इंडिया के अंदर लोगों की इन्वॉल्वमेंट, अफगानिस्तान में बैठ के लोगों की इन्वॉल्वमेंट, वो अंगारा नाम का आदमी था उसकी इन्वॉल्वमेंट, इंडिया का जो अपना अंडरग्राउंड वर्ल्ड है उसकी इन्वॉल्वमेंट, जो टेलीफोन कॉल, जो ईमेल, जो पर्सनल मुलाकातें, ये तमाम का तमाम डोजियर बना के जनाब नवाज शरीफ की टेबल पे पहुंचा दिया गया था कि जी ये इस तरह इंडिया इन्वॉल्व है, इसको आप आश्कारा करें, इसको आप बताएं। तो आप मुझे बताएं कि उनकी जबान से इंडिया का नाम निकला? उससे पहले फैसल बेस पे जब हुआ, उससे पहले पेशावर बेस पे जब हमला हुआ, जब आपको याद है कराची बेस के एयरपोर्ट पे जब हमला हुआ था, और वहां पे वो पूरे का पूरा उस वक्त डोजियर तैयार किया गया था, उससे पहले उसकी लीड्स का डोजियर तैयार किया गया था। अच्छा सर, ठीक है गजनफर भाई, एक मिनट मुझे यहाँ ये बताइए कि ठीक है वो डोजियर तैयार हुआ, अब भी तो आईएसपीआर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है इन हवाले से, तो तब क्यों नहीं की? सर देखिए, एक बात, एक बड़ी राइडर क्लॉज को समझिए, बड़ी हेयरलाइन क्लॉज को समझिए कि इस वक्त जो आईएसपीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उसमें हुकूमत वक्त की मर्जी शामिल होती है। आप हर इलाक से हुकूमत जो है आर्मी इस किस्म की चीजों को, जहां पे आपके फॉरेन रिलेशंस इन्वॉल्व होते हैं, उन चीजों को आर्मी या आईएसपीआर खुद अपने इनिशिएटिव पे नहीं करती। वो गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ द टाइम होती है उसको इन्वॉल्व करती है, उसको साथ लेके चलती है, उनसे पूछती है। हम जब दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस करते थे, आई वाज डायरेक्टर काउंटर टेररिज्म पाकिस्तान आर्मी, मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, तो हर ऑपरेशन से पहले, हर चीज से पहले बाकायदा एक प्रेजेंटेशन होती थी, बताया जाता था कि इस किस्म के लोग मौजूद है, इस नेशनैलिटी के लोग मौजूद हैं, फिर वहां पे गवर्नमेंट से पूछा जाता था, फिर एक डायरेक्शन आती थी कि हाँ जी आप इस चीज को बताएं लो। तो ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी का काम है। इसलिए अब चूंकि इमरान खान कहता है कि जी इंडिया ये सारा कुछ कर रहा है, उसने अपफ्रंट आके चीजों को कहा, प्रोएक्टिवली हैंडल कर रहा है, बाकी आप उसकी गवर्नेंस में जितना मर्जी क्रिटिसाइज करें, यू आर क्रिटिसाइज है, बट एज फार एज इंडियन इन्वॉल्वमेंट इन पाकिस्तान इज कंसर्न, आज तक किसी ने सिवाय जुल्फकार अली भुट्टो के अलावा, जिसने इंडिया को एड्रेस करके कहा था, उसके अलावा कोई हुक्मरान आपसे, इवन इफ यू टेक ज़ियाउल हक टाइम, इवन सॉरी जनरल मुशर्रफ टाइम, या जनरल ज़ियाउल हक ने उस वक्त किया था जब पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसद्दत हो गई थी, तो उसने इंडिया को जाए कहा था कि तुम भी न्यूक्लियर पावर है, मैं भी न्यूक्लियर पावर हूँ।
मुसलमान ममालिक तो दुनिया में रह जाएंगे अगर तुम्हारे मेरे ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब है। मैंने अगर तुम पे न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया तो हिंदू रियासत एक ही है दुनिया में। और वो उसके राजीव गांधी के जो पर्सनल सेक्रेटरी था उसने किताब में ये तमाम चीजें लिखी है। जी क्रिकेट मैच के दौरान। जी हाँ, उसके अलावा मुशर्रफ साहब भी चुप बैठे रहे, वो नए फलसफे पेश करते रहे। दो वो इंडिया को टैकल बड़ा अच्छा करते थे अपनी डिस्कशन में और अपनी प्रेजेंटेशन में और जहाँ टॉक्स होती थी। लेकिन जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से ये आना चाहिए था कि इंडिया इसके अंदर इन्वॉल्व है, वो अगर आप खुद ही सर चुप रहेंगे, आप इतने बड़े जहांदीदा जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है कि क्या मिलिट्री फिलॉसफी हो, मिलिट्री स्ट्रैटेजी हो या पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हो, उस तमाम स्ट्रैटेजी के अंदर जितने स्ट्रैटेजिस्ट हैं वो एक चीज सबसे पहले बताते हैं और वो ये कहते हैं कि अगर आपने कोई आपकी पॉलिसी किसी दुश्मन के खिलाफ बनानी है, इवन दोस्त के खिलाफ भी बनानी, तो पहले सबसे पहले अपना दोस्त और दुश्मन आइडेंटिफाई करें, फिर पॉलिसी पैरामीटर्स बनाएं। अगर आप दुश्मन ही आइडेंटिफाई नहीं करेंगे इरफान राना साहब, तो आप खुद ही मुझे जवाब दे दीजिए कि आप पॉलिसी कैसे बनाएंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर गजनफर साहब। भाई वो तो कहते हैं कि जी पाकिस्तानी जो हुक्मरान है वही खामोशी इख्तियार रखते थे, वो तो बात ही नहीं करते थे इस पे। इससे मैं ब्रिगेडियर साहब से सच्ची बताऊं तो पूरा एग्री करता हूं कि ये बड़ी बदकिस्मती रही है पाकिस्तान के पिछले खुसूसन 2 अदवार में इंडिया से मतलब आपने अनड्यू इंडिया को जो है वो दोस्ती के चक्कर में या किसी भी चक्कर में आपने उसको ये वाकई हामिद ये सही बात है कि मियां साहब के भारत के लिए जरा नरम गोशत है या हमें गला ने लोगों ने बनाई है। नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर मियां साहब या ये वहां पे अपना रायविंड के गांव का नाम जाती उम्रा ही रखते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनकी एफिलिएशन इंडियन पंजाब से या उस वो ग्रेटर पंजाब या उस सारी सूरत हाल से तो है। तो फिर हमने 3 दफा वजीर आजम बना दिया यार। ये सर ये एक बहुत बड़ी बहस है और ये एक तारीख बताएगी कि इसमें क्या हुआ, कैसे हुआ और किन उम्मीदों पर बनाया गया। मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि ब्रिगेडियर साहब शायद मेंशन नहीं कर सके, वो ये कि आपको याद होगा कि हमारे जो पिछले डीजी ISPR हैं जनाब आसिफ गफूर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा वाज़े तौर पर सहाफियों के साथ एक लिस्ट शेयर की थी उन एनजीओज की, उन एनजीओज के स्पोक्स पर्संस की जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम थे कि ये सारे जो हैं ये एक खास नेक्सस का हिस्सा है और वो नेक्सस एक 5th जनरेशन क्यों फिर हम पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव बिल्ड कर ठीक है, तो फिर क्यों पाकिस्तान में हम इन एनजीओज को काम करने का मौका देते हैं, क्यों रजिस्ट्रेशन होती है, क्यों उन्हें फंड आते हैं और वो उन फंड को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हैं। आज इस इंडियन क्रॉनिकल्स के एक्सपोज होने के बाद पाकिस्तान हुकूमत हक बजानिब है कि यूरोपीय यूनियन से भी सवाल पूछे और यूनाइटेड नेशन से भी सवाल पूछे कि उन्होंने इस तरह की एनजीओज की कोई स्क्रूटनी नहीं की, यानी कि उनके डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक प्रोफेसर फिलिप जो 99 ईयर्स के ओल्ड होने चाहिए 2011 में, जो 2005 में जाँ भाग हो जाते हैं, वो अक़वाम मुत्तहिदा के फ्लोर पर तकरीर कर चुके हैं। यानी आप उनके अक़वाम मुत्तहिदा की जो नाअहली है उसको देखें। दूसरे एंड के ऊपर देखिए जो बेशुमार एनजीओज इंडिया ने इस बनाई है अगर जानवरों की तहकीक के लिए या माजूरों की फलाह के लिए, और वो फंक्शंस ऑर्गेनाइज करते हैं बलूचिस्तान मूवमेंट के बारे में या टेररिज्म ऑन पाकिस्तान के बारे में या इस्लामोफोबिया, यानी कि एक इंतहाई डिसइंफॉर्मेशन का रैकेट चलाया गया। 700 वेबसाइटों में से 400 वेबसाइट्स एक ही शख्स श्रीवास्तव की कंपनी के एक ही आईडी कार्ड के ऊपर। हुसैन हक्कानी साहब का जो किरदार है इस हवाले से वो भी बड़ा काबिल शर्म है और अफसोसनाक है कि वो चलें, अगर वो किसी से इख्तिलाफ होता है तो होना भी चाहिए, उन्हें इवन अगर फौज से भी इख्तिलाफ है तो मैं कहता हूं कि उनका हक है, लेकिन मुल्क से इख्तिलाफ, रियासत से, मट्टी से गद्दारी और दुश्मनों के नैरेटिव में उनकी गोद में जाके बैठना, ये तो बड़ा काबिल शर्म है। इख्तिलाफ होना या किसी से नजरियाती इख्तिलाफ होना जो है ना वो आपके जिंदा मुआशरों का हुस्न है, लेकिन आप उस इख्तिलाफ को दुश्मन के लिए आलाकार बना दें, आप उस इख्तिलाफ की वजह से अपने ही मुल्क के खिलाफ उसकी जड़ें काटें, सर ये नाकाबिले माफी है। मैं नहीं समझता हूं कि आज वक्त आ गया है, मैं हुकूमत से भी ये मुतालबा करता हूं, मैं ये कहता हूं कि जी आज वक्त आ गया है कि हुकूमत उन सब अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करे, चाहे वो किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ से हो, किसी भी शोबे से हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनके बारे में खुलकर अवाम को बताया जाए। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की अवाम
किसी भी मुल्क दुश्मन कार्रवाई वाले को माफ करने के कायल नहीं है, ना ही माफ करने की हिमायत करेंगे। क्या पाकिस्तान में जो एनजीओज हैं उनकी स्क्रूटनी नहीं होनी चाहिए? इससे अच्छा मौका कौन सा होगा? बिल्कुल ये आइडियल मौका है। आपको याद होगा जब पाकिस्तान जरा सी स्क्रूटनी करता है तो अमेरिका के जो ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं और जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है और ह्यूमन राइट कमीशन है, वो सारा हम पे बोझ डालना शुरू कर देता है। यार वड़गिया पांडे में अमेरिका हमारी अपनी रियासत है, हमारी अपनी जमीन है, हमारी अपनी धरती है, हमारे अपने मुफादात है। कोई हमारी गोद में बैठ के हमारी दाढ़ी पुटे जाता है यार, और हम उन्हें इजाजत देते हैं। और राणा साहब देखिए, आपके अभी जो दिल्ली में हुआ मुसलमानों के ऊपर कत्लेआम हुआ, तो उसके ऊपर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने छोटी सी एक रिपोर्ट शाया की, तो इंडियन हुकूमत ने उस पूरी एमनेस्टी इंटरनेशनल इतना मजबूर और लाचार कर दिया कि वो ऑफिस बंद करके वापस चले गए हैं। उस पर तो कोई बात नहीं होती है। और पाकिस्तान के अंदर छोटी से छोटी बात हो, कुछ भी हो, हुकूमत और इदारों को निशाना बनाया जाता है। इंटरनेशनल मीडिया में कैंपेन, यही वो 750 मीडिया हाउसेस का नेक्सस था जो कि ये सारा कुछ कर रहा था। और भी इस तरह के बहुत नेटवर्क्स हैं जिसके अंदर खाली इंडिया ही नहीं, पाकिस्तान के दुश्मन, सी पैक के दुश्मन और चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती के दुश्मन सब शामिल हैं। अब तो वक्त और क्रिटिकल है, पाकिस्तान को चौमुखी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। पाकिस्तान के इदारों की हमें तो अंदाजा ही नहीं होता कि उनकी कितनी जगह क्या क्या कामयाबियां हैं। उसकी वजह यही है, कल अगर दहशतगर्द पकड़े गए हैं, इस तरह की बहुत सारी कार्रवाइयां होती हैं। और इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान के इदारे अपनी हिम्मत कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन दुनिया को यह बावर कराने की जरूरत है कि अब खुदारा पाकिस्तान की कुर्बानियों को समझे और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें बुनना बंद की जाए। ये क्या वजह है कि भारत में जिस तरह मुसलमानों की नस्ल कशी हो रही है और जिस तरह वहाँ पे इवन मुसलमान ही नहीं, ईसाइयों की और सिखों के साथ जो कुछ हो रहा है, लेकिन अमेरिका जब लिस्ट जारी करता है तो उसमें मजहबी आज़ादियों के हवाले से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर देता है। तो ये क्या गेम है कि अमेरिका अंधा हो जाता है, उसे नजर नहीं आ रहा होता ये सारा फ्रॉड है जो भी कुछ चल रहा है? राणा साहब देखिए, अमेरिका और इंडिया एक पक्के अलाई बन चुके हैं, ठीक है जी। अब ये मुफादात की जंग है, एक दूसरे के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ की जंग है। और अमेरिका किसी भी हालत में आंखें बंद कर लेता है जब मामला इंडिया का होता है, चाहे वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो, चाहे वो अक़लियतों के साथ सलूक हो। आप देखिएगा कि 4 साल पहले केरला वगैरह की जो साउथ इंडियन रियासतें हैं, वहां गिरजा घर तक जलाए गए, लेकिन फिर भी वेस्टर्न वर्ल्ड ने और मजबूर किया गया लोगों को मजहब तब्दील करने के लिए, गाँव को मजबूर किया। तो इससे ये समझ आ रही है कि पाकिस्तान और मुसलमानों को अपना तहफ़्फ़ुज़ भी खुद करना है, अपनी पॉलिसी भी खुद बनानी है। और हमारा जो दुश्मन है, अगर वो सब हमारे खिलाफ इकट्ठे हैं तो खुदारा कौम को भी आज इकट्ठा होना है और पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को मैक्सिमम स्टेबल होना चाहिए, अनारकी की तरफ नहीं जाना। ठीक है, अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। आमिर साहब, आखिरी मेरा सवाल ये है कि क्या आप समझते हैं कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो इमरान खान साहब ने धरने दिए, जुलूस निकाले और किया, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ। अब इमरान खान हुकूमत में है तो वही सब कुछ उसी तरह उसी अंदाज में पीपल्स पार्टी और नून लीग कर रही है। क्या ये लोग मुखलिस हैं पाकिस्तान के अवाम से और मुल्क से? इन्हें नहीं पता कि इसका कितना शदीद नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है? सर बात यह है कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बेनज़ीर और नवाज शरीफ साहब ने साइन किया, उसके अंदर सबसे बड़ा नुकता था कि 5 साल हुकूमतों को पूरे करने दिए जाएंगे। जरदारी साहब ने 5 साल पूरे कर लिए, नवाज शरीफ ने 5 साल पूरे कर लिए। जिस तरह भी किए, जो भी हुआ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर सिर्फ अपोजिशन अपने ही चार्टर और डेमोक्रेसी की रूह को पकड़े तो उनको ये चाहिए कि हुकूमत को टाइम पूरा दे, अपनी क्रिटिसाइज करें हुकूमत की पॉलिसी पर सब कुछ, लेकिन वो रेड लाइन क्रॉस ना करें जिससे मुल्क का अमन खतरे में पड़े, मुल्क की तरक्की खतरे में पड़े या मुल्क का इस्तेहकाम खतरे में पड़े। खुदारा कौम का सोचे, मुल्क का सोचे, अपने इक़्तिदार को छोड़ें। अल्लाह ने आपको बड़ी इज्जत दी, आपने वही, उसका नतीजा ये कि आज आपकी अगली नस्ल भी हम जो है हम उसको भी लीडर मान रहे हैं, उससे अगली नस्ल के लिए भी तैयार हैं। हम मौरूसी सियासत में किस तरह फंस चुके हैं ये आपके सामने है। बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब आपका प्रोग्राम में बैठने का और गुफ्तगू करने का। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। इतवार को शो होगा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का और उसमें वो अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे। पाकिस्तानी मईशत एक अरसे से डामाडोल है, फिर हम IMF के चरणों में जाके बैठ गए क्योंकि हमारे पास है ही नहीं, हमारे कशकोल में पैसे ही नहीं है।
सऊदी अरब से हम कभी पैसे लेते हैं, जब वो नाराज़ होता है वो हमसे पैसे वापस मांग लेता है। IMF है, वर्ल्ड बैंक है, और जो मुआशी माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत बजाय तरक्की की तरफ जाने के रूबे ज़वाल है। हम तरक्की माकूस का शिकार हैं, और रही सही कसर हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें अभी तक हम स्टेबिलिटी नहीं ला सके, वो सबसे बड़ा ज़हर कातिल है। ना बाहर के लोग आके इन्वेस्ट करने को तैयार होते हैं इस मुल्क में, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ तो जमहूरी इस्तेहकाम ही नहीं है, सियासी इस्तेहकाम ही नहीं है। तो इमरान खान ने माजी में यही किया और सारा कुछ तलपट होता चला गया। आज ये सारा कुछ उसी तरह कर रहे हैं, और एक आम आदमी, एक रेडी वाले को भी इस बात का पता है कि इस सारे जलसे जुलूसों से, इस्लामाबाद में बैठने से, धरना देने से, शाहराहें बंद करने से किसी का नुकसान नहीं है सिवाय जमहूरियत के और गरीब आदमी के। लेकिन मेरा आज का सवाल यह है, यहीं पे मैं प्रोग्राम ख़त्म करूँगा, कि क्या जिन लोगों को हम अपने जमहूरी बादशाह कहते हैं और जिन्हें हम ये कहते हैं कि ये हमारी तकदीर के ठेकेदार हैं, कभी उन्होंने गरीबों का भी सोचा है? आप भी सोचिएगा। अल्लाह हाफिज़।